आज हम भारतीय संविधान के स्रोत के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। भारतीय संविधान के कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहां से हमारे भारतीय संविधान को लिया गया है और कौन से ऐसे आदर्श हैं जिन्हें हम दुनिया के अन्य देशों के संविधान से कहीं न कहीं अपने भारतीय संविधान में हासिल करते हैं, अपने भारतीय संविधान में उन्हें स्थान देते हैं। क्योंकि भारत एक लंबी गुलामी के दौर से गुजर करके एक आजाद राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। इसके लिए भारत के करोड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान की थी। तो ऐसे में भारत में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारी संविधान सभा संविधान निर्माण की प्रक्रिया को लेकर के, संविधान निर्माण के मानकों को लेकर के बेहद सजग थी। और अपने इसी सजगता का परिचय देते हुए हमारी संविधान सभा ने दुनिया के लगभग सभी देशों के संविधान का अध्ययन किया और जिन जिन संविधानों में जो जो विशेषताएं थी उन सारी विशिष्टता और विशेषताओं को अपने संविधान में स्थान देने का प्रयास किया। क्योंकि भारत वैसे भी भौगोलिक दृष्टिकोण से एक विस्तृत स्थान रखता है संपूर्ण ग्लोब पर और साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी आबादी भी निवास करती है और यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर के विविधताएं भी खूब मौजूद है। जैसा कि हम आप सभी लोग कहते हैं विविधता में एकता। तो ऐसे में हमारे देश में व्यापक पैमाने पर विविधता मौजूद है। तो हमारे देश में जो संविधान निर्मित होगा वो ऐसा संविधान होगा जो देश के सभी नागरिकों के विचारों, उनके आदर्शों, उनके मन के बिंबों को अपने अंदर क्या करता हो, धारण करता हो। तो इस प्रकार के संविधान के निर्माण का उद्देश्य हमारे संविधान निर्माताओं का था और इसी उद्देश्य को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान से उन्होंने आदर्श को ग्रहण करके एक विस्तृत संविधान भारत के सामने रखा, जो कहीं न कहीं आज भी हमारे आपके भाग्य का निर्धारण कर रहा है, हमारे और आपके जीवन को संचालित कर रहा है, हमारे राष्ट्र को निरंतर विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। तो ऐसे में आपके संविधान के स्रोत से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं। इन सारे प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल व्यवहारिक स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन से ही भारत एक आजाद मुल्क के रूप में अस्तित्व में आया। तो ऐसे में यह पूरी तरीके से सिद्ध था कि कहीं ना कहीं भारत में एक ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारी चीजें आने वाली थी। तो ऐसे में जब हम देखते हैं तो ब्रिटेन में जिस प्रकार की संसदीय व्यवस्था थी, क्योंकि ब्रिटेन में भी लोकतंत्र था, तो ऐसे में ब्रिटेन में जिस प्रकार की संसदीय प्रक्रिया थी ठीक उसी प्रकार की संसदीय प्रक्रिया को भारत में अपनाया गया और जिस प्रकार से ब्रिटेन में संसद कार्य करती थी ठीक उसी प्रकार की संसद भारत में काम करती है। तो ऐसे में जब हम और आगे देखते हैं तो विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल जिस प्रकार से ब्रिटेन में काम करते थे ठीक उसी प्रक्रिया को भारतीय संविधान में समाविष्ट कर लिया गया। और जब हम बात करते हैं तो एकल नागरिकता का प्राविधान ब्रिटेन में भी है और भारत में भी है। भारत में भी एकल नागरिकता का प्राविधान ठीक ठीक ब्रिटेन से भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया। वहीं पर जब हम अगली कड़ी की बात करते हैं तो संसदीय विशेषाधिकार की बात आती है। बहुत सारी पदों पर बैठे हुए लोगों को कुछ संसदीय विशेषाधिकार होते हैं। तो ऐसे में जो भी संसदीय विशेषाधिकार की जो परंपरा है, ये परंपरा कहीं न कहीं आप देखते हैं ब्रिटेन के संविधान में है। ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में शामिल कर ली गई। और जब हम अन्य अधिकार के रूप में देखते हैं अन्य कौन सी चीज भारत ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, जिस प्रकार से विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन में है ठीक उसी प्रकार की विधि निर्माण की प्रक्रिया भारत भी अपने यहाँ लागू करता है। तो ये सारे तत्व कहीं न कहीं, ये 5 तत्व ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में समाविष्ट किए गए। और जो दूसरा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जैसे कि हम भारत को जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे विस्तृत लोकतंत्र है। वहीं पर जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन दुनिया का सबसे सफलतम, अमेरिका दुनिया का सबसे सफलतम लोकतंत्र है। अमेरिका अगर लोकतंत्र के विकास के चरण को हम 5 चरणों में विभाजित कर लें तो अमेरिका आज 5वें चरण पर मौजूद है कहीं न कहीं। और भारत को जब हम इस मानक पर मूल्यांकित करेंगे तो वो दूसरे और तीसरे चरण पर भारत जाएगा।
तो भारत विस्तृत लोकतंत्र तो जरूर है, लेकिन सफलता की प्रक्रिया में, सफलता के मार्ग पर निरंतर गतिशील है। तो ऐसे में जब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स कहां से आया भारतीय संविधान में, तो ये हमें कहां ले जाता है, ये हमें अमेरिका ले जाता है। अमेरिका के संविधान से, अमेरिका में क्योंकि फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र की घोषणा हुई थी, जो मौलिक अधिकारों का क्या है, दस्तावेज के रूप में जिसे हम जानते हैं, तो फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र मौलिक अधिकारों के दस्तावेज के रूप में है। तो ऐसे में अमेरिका जिस प्रकार के मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को देता है, ठीक उसी प्रकार का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कहीं न कहीं देने का प्रयास करता है और देता है। तथा सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जिस प्रकार से अमेरिका में है, ठीक हूबहू सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था न्यायिक पुनर्विलोकन की का जो सिद्धांत है वो अमेरिका के संविधान से ठीक ठीक भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया है। अगर न्यायालय चाहे संसद के द्वारा निर्मित किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है, उसको देख सकता है कि वह तार्किक है कि नहीं है, वह रेशनल है कि नहीं है, वह सामाजिक दृष्टि से ठीक है कि नहीं, राष्ट्र के लिए लाभकारी है कि नहीं है। तो इस आधार पर यह न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है संविधान को, ये कहीं न कहीं न्यायालय को एक शक्तिमान सत्ता के रूप में स्थापित करती है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है, इसे हम कहीं न कहीं अमेरिका के संविधान से ग्रहण करते हैं। और उपराष्ट्रपति का पद कहीं न कहीं हम अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में हूबहू स्थापित करते हैं। तो जब मौलिक अधिकारों की बात आएगी तो अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय, विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात आती है, तब भी अमेरिका का ही नाम कहीं न कहीं आता है। विधि के समक्ष सभी लोग क्या हैं, समान हैं। विधि के सामने किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी नागरिक विधि के सामने समान संरक्षण पा सकेंगे विधि का। इस प्रकार का उपबंध कहीं न कहीं अमेरिकन संविधान से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय संविधान में कहीं न कहीं समाविष्ट किया गया है। और जब हम तीसरे राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो आयरलैंड का नाम आता है। आयरलैंड के संविधान से भारत में डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व कैसे भारत में होंगे, किन नीतियों के तहत भारत में सत्ता संचालित होगी, कौन से ऐसे आदर्श होंगे जिन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर भारतीय सरकार प्रयासरत रहेगी। तो वहां पर हम देखते हैं तो ये आयरलैंड के संविधान में जिस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, सरकार को आने वाले समय में पाना है, तो ठीक उसी प्रकार का लक्ष्य भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में भी तय किए गए हैं कि भारतीय सरकार इन लक्ष्यों को पाने का निरंतर रूप से प्रयास करेगी, जिससे कि यहाँ के नागरिकों का जीवन सरल हो सके, सुखद हो सके और वो समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ पाए। और जब हम आगे देखते हैं तो आयरलैंड के संविधान से ही राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक ठीक आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन भी कहीं न कहीं आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। अब जब हम अगले राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो कनाडा का नाम आता है। कनाडा से भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया है, कनाडा से भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था शामिल की गई है। संघात्मक व्यवस्था, केंद्र और राज्यों को किस प्रकार की संघात्मक व्यवस्था होगी, ये सारी प्रक्रिया कहीं न कहीं हम कनाडा के संविधान से लेते हैं। राज्यपाल का पद भी हम कहीं न कहीं कनाडा के संविधान से लेते हैं। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो किस प्रकार से केंद्र के पास होंगी, इसे भी हम कहीं न कहीं अपने केंद्रीय सत्ता को क्या करते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं। तो ये कनाडा के संविधान से ही बनाते हैं, क्योंकि कनाडा भी एक विस्तृत भूखंड रखने वाला राष्ट्र है, बहुत सारे राज्य वहां पर भी है। तो इसलिए केंद्रीय सत्ता वहां पर जिस प्रकार से काम करती है संपूर्ण राज्यों को मिलाकर के, ठीक उसी प्रकार से हम भी एक विस्तृत राष्ट्र के रूप में हैं। आबादी की दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो अपने सभी राज्यों को किस प्रकार से हमें उन्हें शक्तियां देना है, केंद्र को किस प्रकार से, केंद्र की तरफ हमारी शक्ति का वो झुका हुआ है पलड़ा, तो ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं कनाडा के संविधान से लेते हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का संविधान आता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम प्रस्तावना की भाषा लेते हैं। जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है वो ठीक उसी प्रकार की कुछ भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान की है। समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध,
की बात जब हम करते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच आपसी कैसे संबंध होंगे, सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे, जिससे कि केंद्र भी विकास की दिशा में राज्यों को आगे बढ़ा पाए और राज्य भी निरंतर अपनी नीतियों और सिद्धांतों पर चल करके राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो ये केंद्र और राज्यों का संबंध भी किस प्रकार से सौहार्दपूर्ण हो, तो इसे हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकार जो है, ये हम कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसका कुछ भाग लेते हैं और कुछ भाग इसका हम लोग कहां से लेते हैं, ब्रिटेन के संविधान से लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम ब्रिटेन के संविधान से भी संसदीय विशेषाधिकार हासिल करते हैं। तो यहां पर संसदीय विशेषाधिकार को जब आप विकल्प के तौर पर दिया जाए, कभी संयुक्त विकल्प अगर दे दिया जाए ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। उस सवाल को हम क्या करेंगे, सही करेंगे, तभी हमारा सवाल पूरी तरीके से सही होगा। और फिर हम देखते हैं जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध। जर्मनी कहीं ना कहीं तानाशाही कि उसमें रहने वाला राष्ट्र रहा है, हिटलर ने वहां पर तानाशाहियत कायम की थी। तो इस आधार पर एक वहां से जोड़ करके इस घटनाक्रम को, वहां पर आपात वगैरह ज्यादा आए हैं, उथल पुथल ज्यादा हुआ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो ऐसे में वहां पर आपात की स्थिति ज्यादा रही है, तो उस संदर्भ में वहां पर ज्यादा विचार किया गया और सारी वो तकनीकियों को, उन सारे तकनीकी पक्षों को जर्मनी ने शोध के आधार पर अपने यहां जिस प्रकार के आपात उपबंध किए थे, ठीक उसी प्रकार के आपात उपबंध भारतीय संविधान में जर्मनी से लेकर के किया गया है। और जब हम अगले राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो वो फ्रांस आता है। फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया है। फ्रांस ही वह राष्ट्र है जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सबसे पहले नारा देने वाला राष्ट्र है, जहां पर मानवतावाद पर चिंतन की प्रक्रिया सबसे पहले बढ़ी थी। तो हम गणतंत्र, जनता का तंत्र जो व्यवस्था है जो हमारे यहां, ये सारी व्यवस्था को हमने जनता का तंत्र, जनता का शासन होगा, इन सारी मानसिकता को हमने कहीं ना कहीं ब्रिटेन के संविधान से हासिल किया है और अपने संविधान में ग्रहण किया है, उसे एक स्थान दिया है। और जब हम अगले देश के रूप में जानते हैं तो वो जापान आता है। जापान से हमने क्या लिया है, जापान से हमने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने कहां से लिया है, जापान से लिया है। और दक्षिणी अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो दक्षिणी अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपने संविधान में समाविष्ट किया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। और भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से भी हमने भारतीय संविधान में 2 तत्व शामिल किए हैं। उन तत्वों में संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से कुछ उसका भाग लिया है और कुछ भाग उसका भारत शासन अधिनियम 1935 से हासिल किया है। और जब हम बात करते हैं आपात उपबंध, जर्मनी के संविधान से भी लिया है। और भारत शासन अधिनियम 1935 जब भारत गुलाम था उस दौरान भी हमने भारत शासन अधिनियम से भी आपात उपबंध के कुछ अंश को अपने अंदर शामिल किया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि किन किन राष्ट्रों से भारतीय संविधान ने आदर्श ग्रहण किए हैं और उन आदर्शों के तहत एक सशक्त राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में निरंतर भारत आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत इन आदर्शों के माध्यम से इन अच्छी चीजों को ग्रहण करने में कोई गलत बात नहीं है, जहां से भी अच्छाई हो। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अपने दरवाजे और खिड़कियों को क्या करें, खुला रखें, लेकिन अपने दीवालों को मजबूत बना करके रखें। अर्थात कि कहीं से भी अगर सुनहरी हवा आ रही, सुखद हवा आ रही है, अच्छी चीजें आ रही तो उसका स्वागत है, लेकिन हमें अपने पिलर को भी कहीं ना कहीं, अपने घर के पिलर को भी मजबूत रखना होगा। ऐसा ना हो उन हवाओं से हमारा पिलर ही कहीं ना कहीं टूट जाए। तो ऐसे में हम देखते हैं हमारे संविधान निर्मात्री सभा इस बात को लेकर के बेहद सजग थी। उसने पिलर, बहुत सारी अच्छी चीजों को दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों से ग्रहण किया और इसके आधार पर कहीं ना कहीं हमें एक समृद्ध संविधान का निर्माण करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिससे कि भारत के रोटी तक निर्धारित हो रही है, भारत का जनजीवन इससे प्रभावित है। तो इस तरीके से उन संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के प्रति और राष्ट्र के नागरिकों के प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय भारत।